हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। आज हम लोग इस लेक्चर में एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर से वन शॉट लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स एटम्स एंड न्यूक्लियाई फ्रॉम क्लास 12 से कंप्लीट करने वाले। सो एंड तक बने रहिएगा। सो फर्स्ट स्टूडेंट, एटम्स आप लोग जानते हो कि एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का। सो हम लोग देखें कि इस एटम का इन्वेंशन, रिसर्च, इसके पीछे जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए, तो सबसे पहले यहां पर जे जे थॉम्सन 1819 में उन्होंने फर्स्ट एटॉमिक मॉडल अपना रखा, जो जिसमें उन्होंने ये बताया कि एटम जो होता है वो एक वाटरमेलन की तरह है, और इसके इनसाइड जो रेड वाला पार्ट है, टोटल रेड पार्ट जो होता है वाटरमेलन में हमारा, वो पॉजिटिव चार्ज है, और इसके इनसाइड में जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन के, सेम उसी टाइप का इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर रैंडमली फिट है, प्लेस्ड है कहीं कहीं। ये था आपका जे जे थॉम्सन के अकॉर्डिंग। बट इसमें बहुत सारे रिसर्च हुए। फिर उसके बाद 1911 में फिर रदरफोर्ड ने फिर अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि एटम स्फेरिकल तो है, एटम स्फेरिकल होगा, बट एटम के इनसाइड जो रेड पार्ट जो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव नहीं होकर के इनसाइड काफी ब्लैंक स्पेस है, और इसके सेंटर पे एक न्यूक्लियस भी है। न्यूक्लियस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखता है। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये बताया कि सेंटर, एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, ना कि होल स्फेयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बाकी पार्ट स्पेस वैकेंट है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। बट ड्रॉबैक भी था रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग। इनके अकॉर्डिंग कहना था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व तो कर रहा है, बट वो अपना एनर्जी रिड्यूस करते हुए वो इस तरह से स्पाइरल होके इसके अंदर इनबिल्ड हो जाता है। ये रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग था। फिर आए 1913 में, फिर एक्सपेरिमेंट, एक बोर्स एटॉमिक मॉडल आया नील्स बोर के थ्रू, जिन्होंने ये क्लियर किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व तो करते हैं, बट अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट पे। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, न्यूक्लियस सेंटर पे है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फिक्स्ड अपने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बना करके रोटेट होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, जिसे उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट। ठीक है। सो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग, फिर ऑर्बिट की बात करेंगे। सो चलिए तो फिर देखते हैं हम लोग इनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। हमारा फर्स्ट आ जाता है सिलेबस में रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। सो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया, यहां पर आप देख सकते हो। इससे गोल्ड फॉइल एक लिया गया जिसमें अल्फा पार्टिकल्स, और अब ये अल्फा पार्टिकल्स कहां से आएगा, सो उसके लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में बिस्मथ को लिया गया। बिस्मथ एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा पार्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं। ये क्या होता है,
सो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये अपने साथ प्रोटॉन को कैरी करता है। हीलियम एटम, जैसे कि हीलियम एटम में अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को, आप हीलियम एटम का 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर चला जाए तो सिर्फ उसके पास 2 प्रोटॉन्स बचेंगे, सो हम लोग बोलेंगे H+2। सो ये न्यूक्लियस में जो बचेगा, सो हम लोग बोलते हैं कि वो अल्फा पार्टिकल्स फॉर्म कर जाता है जो पॉजिटिवली चार्ज। ओके, सो टोटल मास हम लोग लेते हैं, मास नंबर 4 हो जाता है यहाँ। ठीक है, सो अल्फा पार्टिकल जैसा कि पॉजिटिव चार्ज है, और ये इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को फायर किया गोल्ड फॉइल में। अब गोल्ड फॉइल से जब अल्फा पार्टिकल पास हुआ, सो देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल रेस पार हो जाते हैं, बट कुछ पार्टिकल्स, सम पार्ट रिफ्लेक्ट कर गया या डिफ्लेक्ट कर गया, मींस डाइवर्ट हो गया, जिनका पाथ चेंज हो गया। तो उसमें देखा गया कि आउट ऑफ 8000, सॉरी यहां 1000 होगा, आउट ऑफ 8000 1 अल्फा पार्टिकल रे डिफ्लेक्ट हो रहा है। सब बोला गया यहां पर कि डायरेक्टेड अ बीम ऑफ पार्टिकल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल, डायरेक्ट हम लोग गोल्ड फॉइल पे थिन बीम हम लोग पास करते हैं अल्फा पार्टिकल का। द पार्टिकल वुड बी एक्सपेक्टेड टू पास नियरली स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, ये एक्सपेक्टेड था कि हम लोग का जो पार्टिकल्स है वो रे जो होगा वो स्ट्रेट पास कर जाएगा अल्फा पार्टिकल्स, बट ऐसा नहीं हुआ। 1 आउट ऑफ द 8000 पार्टिकल्स, मींस 8000 पार्टिकल में से 1 पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा था। सम पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल, कुछ इवन बैकवर्ड, सो डिफ्लेक्शन तो हुआ पार्टिकल्स का। सो इससे ये पता चला कि अगर आप यहां पर अगर हम लोग एक एटम फॉर्म करते हैं, जिसमें ये न्यूक्लियस हो गया, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ रिवॉल्व कर रहा, सो जब हम लोग अल्फा पार्टिकल रेस को फायर किए, कुछ रेस स्ट्रेट चला गया, कुछ रेस डाइवर्ट हुआ, कुछ रेस रिटर्न बैक आया, जिससे हम लोग ये देखें मोस्ट ऑफ द रेस जो है वो स्ट्रेट लाइन पास हो गया, मोस्ट ऑफ द, जिससे ये पता चला कि अगर रे स्ट्रेट पास हो रहा है, डिफ्लेक्शन बहुत कम है, इसके मतलब कि एटम के अंदर स्पेस ज्यादा है। ठीक है, एटम के अंदर स्पेस ज्यादा है। दूसरी चीज, अगर ये रिटर्न आ गया मीन्स उधर से कुछ ना कुछ रिपल्सन फोर्स होगा। सो रिपल्सन होने के लिए हम लोग अल्फा पार्टिकल्स थ्रो कर रहे हैं, और अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज है। सो अल्फा पार्टिकल अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली यहां पर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, जिससे ये रिपेल हो गया। इससे ये कंफर्म हुआ कि हाँ, एटम के पास पॉजिटिव चार्ज तो होता है। अब ये जब रेस जब बहुत सारे पास होने लगे तो ये पता चला कि देखो अगर हम लोग इस तरह का एक ये सीट ले लेते हैं, ठीक है, और मान लीजिए रेस इधर से आया और कुछ रेस पास हो रहे हैं,
ठीक है, जिसमें से हम लोग देखते हैं कि अगर ये इस पार्ट पे, अगर सेंटर पे इस लाइन के बीच में अगर कोई एटम आ जाता है तो ये सारे रेस एटम्स को टच नहीं करके इससे पास कर जा रहे हैं, मतलब कि चारों तरफ कुछ नहीं है, सेंटर में कुछ ना कुछ है, क्योंकि एक रेज आया और रिफ्लेक्ट कर गया। सो जब रेस पास कर गए चारों तरफ से, मीन्स अगर हम लोग इस पॉइंट को, अगर आप मान लीजिए टारगेट हिट करते हो, तो कोई आकर के इसके बगल लीनियरली और हॉरिजेंटली और वर्टिकली भी अगर आप देखोगे तो अगर चारों पार्ट में नहीं टच कर रहा है, एक सेंटर पे ही आकर के ये टच कर रहा है, अगर आप फायर करते हो यहीं पे हिट हो रहा है, मीन्स कि वो चीज स्फेरिकल शेप में है। ओके, सो सेंटर पे न्यूक्लियस होगा और वो स्फेरिकल होगा, 8000 रेस पास कर जा रहे हैं और एक रे वापस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर नंबर स्पेस जो है, वैकेंट स्पेस बहुत ज्यादा है। ओके, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, बट रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग बोला गया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए उसके अंदर इनबिल्ड हो जाएंगे। ठीक है, मींस जो आपका न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हुए इन कर जाएगा। ये उनके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग था, इसीलिए यहां पे बोला गया है कि द पॉजिटिव चार्ज, some particles were deflected at large angle even backwards. The positive charge, instead of being distributed thinly and uniformly in a small region called the nucleus, जो मैंने अभी बताया कि एक स्मॉल रीजन में ही हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जिसे हम लोग बोले न्यूक्लियस। सो रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग कुछ इसके ड्रॉबैक थे जिस वजह से इन्हें नहीं कंसीडर किया गया। फर्स्ट ड्रॉबैक तो ये था कि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, कि उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है और वो अपनी स्पीड, अपना रिवॉल्व करते करते एनर्जी अपना रिड्यूस करता है। तो अगर वो एनर्जी रिड्यूस करेगा, सो उसके बीच का जो डिस्टेंस है, बीच के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बोलते हैं एनर्जी रिड्यूस करेगा तो उतना न्यूक्लियस के क्लोज चला जाएगा। सो जैसे जैसे एनर्जी रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए उसके क्लोज जाएगा और उसमें फिर कोलाइड कर जाएगा न्यूक्लियस के साथ, और जब कोलाइड कर जाएगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके। बट ऐसा नहीं है। जब बोर एटॉमिक मॉडल आया तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स डिस्टेंस और फिक्स ऑर्बिट पे फिक्स एनर्जी लेकर के रिवॉल्व करता है। ठीक है, सो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज इनकंसिस्टेंट विद क्लासिकल फिजिक्स। जो आप लोग मैकेनिक्स पढ़े हो, अभी तो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसके अलावा उधर जो आपका मैकेनिक्स पढ़े स्टैंडर्ड 11 में, वो सब क्लासिकल फिजिक्स में आ जाते हैं। तो डज नॉट डिफाइन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जिससे ये पता चला कि एटम स्टेबल नहीं होता, उसके एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की है वो इंक्रीज भी करती है, डिक्रीज भी करती है, क्योंकि वो चाहता है रिवॉल्व कर रहा है। रदरफोर्ड मॉडल इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ इवन मोस्ट सिंपली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब क्या है कि जब एनर्जी, किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अगर रिड्यूस हुआ तो फिर वो एनर्जी गया कहाँ? तो वो एनर्जी आपका बोला गया कि वो एनर्जी इमिट कर गया, किसके फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। ठीक है, अगर फोटोन के फॉर्म में जाएगा तो फिर ये एनर्जी हमारा HF हो जाता है, फ्रीक्वेंसी, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, लाइट के फॉर्म में चला जा रहा फोटोन एनर्जी। सो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं कि ये अगर डिफरेंट hc बाय लैम्डा के अकॉर्डिंग कंपेयर कर तो वेव लेंथ आ गया।
अब ये वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट कलर के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है। इस स्पेक्ट्रम में हम लोग देखे हैं, किसी व्हाइट लाइट को जब किसी प्रिज्म से पास करेंगे तो 7 डिफरेंट कलर्स आएंगे विबग्योर। सो इसमें सभी के डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है। वेवलेंथ ऑफ रेड इज फार ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट, ये रिलेशन है। जैसे जैसे हम लोग कलर की तरफ बढ़ेंगे वॉयलेट से रेड वेवलेंथ इंक्रीज करते जाएगा। सो डिफरेंट डिफरेंट कलर के अकॉर्डिंग वेवलेंथ अलग अलग है। सो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसे डिफाइन एक्सप्लेन नहीं करता, नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम। थर्ड बोला जा रहा है एज द इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इनवर्ड देयर एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी वुड चेंज। मींस अगर एनर्जी रिड्यूस हुआ तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। सपोज पहले एनर्जी जब ये न्यूक्लियस से मान लीजिए सर्टेन डिस्टेंस पर, तब यहां पर एनर्जी इसके पास कुछ होगा। चार्ज है तो चार्ज पार्टिकल है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी तो होना चाहिए, और मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा। अब ये जैसे जैसे क्लोज आया, सपोज क्लोज आया, तो क्लोज आने से एनर्जी जो है इसका रिड्यूस हो गया। अब एनर्जी जैसे ही रिड्यूस हुआ एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी दोनों चेंज हो जाता है, क्योंकि ये स्पाइरल इनवर्ड होता है इसके रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग बोला गया। ठीक है, सो एनर्जी जैसे ही चेंज होगा, एनर्जी किसके इक्वल है? एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं तो एनर्जी आपका मोमेंटम के बीच में रिलेशन हो जाता है मास इनटू वेलोसिटी में, तो फिर वेलोसिटी के साथ भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग हाफ एम बी स्क्वायर से अगर देखें तो ये आ जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो एनर्जी इन सभी चीजों पे भी डिपेंड करता है। तो अगर एनर्जी को आप चेंज करोगे तो ये सारी चीजें भी चेंज होंगी। तो बोला गया कि अगर इसकी एनर्जी ये इनवर्ड मूव कर रहा होगा स्पाइरल वे में, तो इसकी एनर्जी रिड्यूस होगी, जिस वजह से एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों चेंज होने लगेंगे कंटिन्यूअसली। ओके, तो ये ड्रॉबैक था क्योंकि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट बोला गया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में सेम यहां पर वही चीज बोला जा रहा है कि ये हम लोग यहां पर डिटेक्टर स्क्रीन बोला जा रहा है। डिटेक्टर स्क्रीन है, ये थिन गोल्ड फॉइल, रे आया, डाइवर्ट हुआ, डिफ्लेक्ट कर गया, मोस्ट पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विथ लिटिल और नो डिफ्लेक्शन। सम पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय गोल्ड फॉइल, कुछ डिफ्लेक्ट भी किया, कुछ रिटर्न बैक भी आया। तो इसको हम लोग क्या किए, सर्कल कर्व के फॉर्म में रखें, ताकि डिफ्लेक्शन किसी भी डायरेक्शन में होगा तो हमें पता चल जाएगा। और डिटेक्टर स्क्रीन में वो स्ट्राइक करते हैं तो हमें डिटेक्ट कर लेते हैं। सो यही बोला गया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड का, इसी को हम लोग नेम बोलते हैं। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो रे डिफ्लेक्ट किया, कितने अमाउंट ऑफ रेस डिफ्लेक्ट हुए। सो ओनली अबाउट 0.14% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स, so only about 0.14% of the incident alpha particles is scattered by more than 1 degree। 1 डिग्री से ज्यादा डेविएशन जो हुआ वो only 0.14% के लिए हुआ। about 1 in 8000 डिफ्लेक्शन, जैसा हम लोग लास्ट डिस्कस किए। by more than 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन जो हो रहा था वो आउट ऑफ 8000 में ओनली वन अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट किया मोर देन 90। द इंटायर पॉजिटिव
charge and most of the mass of the atom are concentrated in the nucleus. बोला गया कि सारा पॉजिटिव चार्ज एटम के न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट बोला जा रहा है the electron would be moving in orbit about the nucleus just as the planet do around the sun. जैसे कि सन के अराउंड में सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अपने ऑर्बिट में, सेम इलेक्ट्रॉन्स भी उसी के अकॉर्डिंग और अपना एक ऑर्बिट फॉर्म करके रिवॉल्व कर रहा है सारे इलेक्ट्रॉन्स। सो Rutherford experiment suggests the size of nucleus is about 10 to the minus 15 meter to 10 to the minus 14 meter. इनके अकॉर्डिंग साइज क्या बताया गया? 10 to the power minus 15 मीटर टू 10 to the minus 14 मीटर। बट लेटर बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग फिर इसमें और भी सारे रिसर्च हुए, तो फाइनली अभी हम लोग साइज ऑफ एटम इज अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया कि साइज ऑफ एटम 10 to the minus 10 मीटर होगा। और जो न्यूक्लियस की साइज है, ये तो साइज ऑफ एटम की बात हुई, बट जब न्यूक्लियस की साइज की बात करेंगे तो वो एटम के साइज से 1000 to lakh टाइम्स स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। अब आप देख सकते हो कि इतना स्मॉल हो रहा है और एटम के साइज से 1 लाख टाइम्स स्मॉल हो रहा है। तो 1 लाख टाइम स्मॉल होने से क्या हुआ कि एटम न्यूक्लियस की साइज बहुत स्मॉल है, ठीक है, इसलिए इसमें वैकेंट एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स जो है ना, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ये डिपेंड करता है साइन ऑफ एंगल थीटा बाई 2 पे, एंड नंबर ऑफ एंगल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ये, to 1 by sin to the power 4 theta by 2। ओके, सो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे रिगार्डिंग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी न्यूक्लियस के अराउंड में, तो वहां पर कौन कौन सा फोर्स होगा, व्हाट इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव कर रहा है, कितने डिस्टेंस को मेंटेन करके उसके वेलोसिटी क्या होगी, वो कितना काइनेटिक एनर्जी कंसीडर कर रहा। अच्छा, दूसरी बात ये चार्ज बॉडी है तो दोनों के बीच में कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोर्स कौन सा लग रहा होगा। सो फोर्स में यहां पर अगर ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग, सो एक आउटसाइड में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। दूसरी बात कि न्यूक्लियस न्यूट्रल तो है नहीं, वो उसमें प्रोटॉन होते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज है। टोटल चार्ज न्यूक्लियस का कितना हो जाएगा? सो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं Q इक्वल टू एनी। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है जितने एटॉमिक नंबर है, दैट इज Z इनटू चार्ज ऑफ each इलेक्ट्रॉन। तो ZE से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो टोटल चार्ज प्लस ZE, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो वैल्यू क्या होगा सर्कुलर मोशन में? mv² बाई r, और ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q1 q2 बाई r², यानी कि ZE² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r²। r इज द रेडियस, ठीक है। तो अगर हम लोग ये दोनों रिलेशन को कंबाइन करें, mv² बाई r इज इक्वल टू ZE² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। सो यहां से ये r² से ये r कैंसिल, r को हम लोग इधर भेज देते हैं,
जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। ठीक है, और यहीं से हम लोग वी स्क्वायर को अगर सब्जेक्ट करें क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। ठीक है, तो देखो अगर ये हमारा हाइड्रोजन लाइक एटम की भी बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम। देखो हाइड्रोजन लाइक एटम में क्या होगा कि हाइड्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो ये सिर्फ पॉजिटिव बचेगा, और अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 मीन्स n यहाँ पर n नहीं लेंगे, z की वैल्यू लेंगे, e हो जाएगा प्लस e। क्यों, क्योंकि z की वैल्यू 1 है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, सो इस रिलेशन में अगर आप z की वैल्यू 1 पुट करते हो तो z ई स्क्वायर था, ओनली ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, z ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी एम आर था, तो यहाँ पे z की वैल्यू 1 हो गई। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ऑब्वियसली बॉडी मूव कर रहा है तो इसके पास वेलोसिटी है अपना, तो काइनेटिक एनर्जी कैरी कर रहा होगा, वो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इसमें पुट करते हैं, यहां देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, सो वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। एम एम कैंसिल, 4 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 8, so ये हो गया जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सॉरी 4 नहीं होगा यहाँ, ये 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8। यही हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बात करेंगे तो जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करें तो ये हो जाएगा ओनली ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो यहां पर आपका ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, अब देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी कितना होगा, सो जो इतना उसके पास काइनेटिक एनर्जी और जितना उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला है के Q1 Q2 बाई आर, है ना। सो ये हो गया के, तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 हो गया जेड इंटू Q2 हो गया ई, एक इलेक्ट्रॉन का, ये न्यूक्लियस का चार्ज हो गया जेड, हम लोग लिए थे चार्ज क्यू का यहां पर। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा बाई आर,
जेड की वैल्यू 1 लेंगे तो u इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। एनर्जी टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी हम लोग दोनों को ऐड करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। सो नेगेटिव के लिए यहाँ पे बोला गया है कि नेगेटिव साइन जो सिग्निफाई कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द नेगेटिव रेडी आर डायरेक्शन, मीन्स आर की डायरेक्शन आप सेंटर से ऑर्बिट की तरफ ले रहे हो, बट यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट लग रहा है, आर का अपोजिट। ओके, इसलिए ये नेगेटिव ही है जरा। अब ये माइनस करने से आ गया हमारा माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। So the total energy of electron is negative. This implies the fact that the electron is bound to the nucleus. If E were positive, an electron will not follow a close orbit around the nucleus. मतलब बोला जा रहा है कि टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसलिए बोला गया रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स ऑर्बिट में नहीं घूम के नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है इसको अपने तरफ ले लेगा, ये न्यूक्लियस में चला जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, अगर पॉजिटिव होता तो ये क्लोज्ड पाथ सर्कल बना ही नहीं पाता, क्योंकि ये तो इसको रिपेल कर रहा होता। ठीक है। सो अब आ जाता है आपका बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर के अकॉर्डिंग क्या बोला गया इस एटम के बारे में? सो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हुए अपना एनर्जी रिड्यूस करता है, जिससे चलते वो न्यूक्लियस में जाके कोलाइड कर जाएगा। बट बोर के अकॉर्डिंग क्या बोला गया हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेशली कि देयर कैन बी ओनली सर्टेन वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। उसके इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक सर्टेन एनर्जी होगा, फिक्स एनर्जी होगा। These allow energy level correspond to differ orbit for the electron as it move around the nucleus. The larger total energies means कि nucleus के around में जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे होंगे, जो ये एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, प्रोटॉन हो गया इसके, तो बोला जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन अपना एक फिक्स एनर्जी लेकर के मूव करता है उस ऑर्बिट में। अगर आपने इसे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर किया तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। सो एनर्जी एट पॉइंट फर्स्ट ऑर्बिट और एनर्जी एट पॉइंट फॉर सेकेंड ऑर्बिट, तो ये बोथ आर नॉट इक्वल। जितना क्लोज जाएंगे एनर्जी उतना स्मॉल होता जाएगा, नहीं सॉरी, एनर्जी उतना इंक्रीज कर जाएगा। सो एनर्जी एट फर्स्ट ऑर्बिट माइनस एनर्जी एट सेकेंड ऑर्बिट, ये बोला गया। डिफरेंट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन के पास डिफरेंट एनर्जी होगा और वो फिक्स्ड होगा। ठीक है। सो बोर एक्सप्लेन दैट the photon is emitted only when the electron change orbit from a larger one with higher energy to a smaller one with lower energy. मीन्स वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जब जंप करके हायर ऑर्बिट से हायर एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिट से लोअर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में आएंगे, तो ऑब्वियसली कि वहां पर हर एक ऑर्बिट के लिए आपका एनर्जी फिक्स है। मीन्स मान लीजिए अगर फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एनर्जी 80 जूल लगता है फर्स्ट ऑर्बिट में रहने के लिए, ठीक है, और
आउटर मोस्ट वाला जो सेकेंड ऑर्बिट है, इसमें रहने के लिए 50 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है। सो इलेक्ट्रॉन जब जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा तो उसे वहां पर 50 जूल रखना है। तो 30 जूल क्या करेगा, वो 30 जूल अमाउंट ऑफ जो डिफरेंस आया दोनों का, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी बच गया, वो एनर्जी इमिट कर जाएगा फोटोन के फॉर्म में। ठीक है। So Bohr explained that a photon is emitted only when the electron change orbit from a larger one with higher energy to a smaller one with lower energy. Bohr found that magnitude of the electron's angular momentum is quantized. Quantized means magnitude of electron's angular momentum is quantized, and this magnitude for the electron, जैसे कि हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड मींस Q इज इक्वल टू एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। सेम उसी तरह बोर के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, h/2 के, जो क्वांटाइज्ड होगा। ठीक है। सो बोला गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगुलर मोमेंटम इज mvr। उससे ये रिलेशन निकला कि mvr इज इक्वल टू nh/2, जहां पर बोला गया है फॉर अ पार्टिकल विथ मास m मूविंग विथ स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। सो अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट mvr इज इक्वल टू nh/2। ठीक है। सो ये बोर मॉडल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम को लेके बोला गया। नेक्स्ट है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है और उसे न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके रखा है, तो दोनों के फोर्स के रेस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर रेडियस फॉर्म करेगा। सो ऑर्बिट वाइज रेडियस अलग अलग है, चार्ज पे डिपेंड कर जाएगा। सो रेडियस, यहां पर रेडियस ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट किया जाए, ऑफ nth ऑर्बिट मींस फर्स्ट ऑर्बिट पे है या सेकेंड ऑर्बिट पे या थर्ड ऑर्बिट पे या फिफ्थ ऑर्बिट पे, कौन से ऑर्बिट पे, दैट इज n। ठीक है। सो mvr इज इक्वल टू nh/2, और हमें v की वैल्यू पता है, r की भी वैल्यू पता है। r इज इक्वल टू यहां पर क्या आ गया, nh/2πmr, और हम लोग r की वैल्यू क्या निकाले थे, e²/4πε0 mv², यही था ना। सो अगर इसकी वैल्यू यहां पुट करें, r की वैल्यू यहां पर, ये r नहीं v, देन r इज इक्वल टू e²/4π, एक सेकेंड, v² की वैल्यू पुट करते हैं। v² की वैल्यू क्या थी, v² इज इक्वल टू e²/4πε0 mr, है ना। सो e²/4πε0 mv² है। mv²। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर mvr इज इक्वल टू nh/2π, nh/2π, और r इज इक्वल टू देखें, सो ये nh/2πmr हो जाता है, mv हो जाएगा, mv, और
यहाँ से v की वैल्यू हम लोग लेंगे, रेडियस हमें फाइंड करना है ना। सो nth ऑर्बिट की रेडियस फाइंड करने के लिए हम लोग v इज इक्वल टू NH बाई 2πm और v इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr पुट कर, ये हो गया इक्वेशन 1, इसको ले लिए इक्वेशन 2। सो v की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr। आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये 4 पाई स्क्वायर से पाई कैंसिल, m से ये m स्क्वायर कैंसिल, r से ये कैंसिल हो गया। तो हमारा रिलेशन क्या आ जाता है, r इधर गया, r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई पाई m e स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है, एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ। मीन्स बच गया सिर्फ और सिर्फ n स्क्वायर h स्क्वायर बाई पाई m e स्क्वायर, n स्क्वायर m h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर, सॉरी एप्सिलॉन नॉट कैंसिल नहीं होगा। और एप्सिलॉन नॉट इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट होगा नहीं, 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। सो r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m e स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे e स्क्वायर कब आएगा, जब z e इंटू e करते हैं तब। इट मीन्स अगर हम लोग nth ऑर्बिट हाइड्रोजन लाइक एटम को अगर हटा दें, हाइड्रोजन लाइन एटम को हटा दें तो e स्क्वायर के साथ एक z आ जाता है, तो हमारा r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर, जहां पे हम लोग ये देखते हैं कि जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z का, किसी भी अनदर एटम के लिए। अब हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए z की वैल्यू 1 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे होता है, सो n की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। सो उस केस में हम लोग देखते हैं कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि n की वैल्यू 1 हो गई इस रिलेशन में। अब ये 0.53 क्या है, 0.53 इस एप्सिलॉन नॉट, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई m चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, ये सारे जो कांस्टेंट वैल्यू थे इनकी वैल्यू 0.53, ठीक है। ऐसे 5 to 9 अप्रोक्सीमेटली हम लोग लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बोर रेडियस ऑफ एटम, और उसी को एटम का साइज में हम लोग कंसीडर कर देते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ओके, जो यहां पे दिया गया। सो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम देन बिकम्स इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो ये था एक्सप्रेशन nth ऑर्बिट के लिए। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ nth ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम। देखो हम लोग mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई
बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग आया। ठीक है, लीनियर मोमेंटम सॉरी एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। ओके, यहां से v की वैल्यू तो हमें पता ही है, NH बाई 2 पाई mr, और r की वैल्यू अभी जस्ट हम लोग कैलकुलेट किए, उसे हम लोग अगर यहाँ पुट करते हैं r की वैल्यू, देन वी गेट Vn इज इक्वल टू ZE स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट NH, जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि Vn जो है वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाई n, इस पे डिपेंड करता है। सो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये अगर कैलकुलेट करें, Vn इज इक्वल टू अल्फा CZ बाई n, अल्फा कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 1/37। सो इसको बोला गया 1/137 CZ बाई n फॉर nth ऑर्बिट के लिए, nth ऑर्बिट। अब हाइड्रोजन लाइक एटम है, सो Z इक्वल टू 1, तो ये आ गया आपका फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए अगर बात करें, सो 1/137 C की वैल्यू हो गई स्पीड ऑफ लाइट, तो इसे हम लोग C बोलेंगे। और ये Z की वैल्यू 1 और N की वैल्यू भी 1। सो दोनों आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट यहां पर आपका आ जाता है इन सेकेंड ऑर्बिट, ये हो गया 1/137 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, N के प्लेस पे 2 यूज करना है। ठीक है, नाउ एनर्जी ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या होता है, v इक्वल्स टू r ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f, पुट कर दीजिए, देन f इज इक्वल टू v बाई 2 पाई r, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब यहां पे v और r की वैल्यू पुट करते हैं, वही v का वैल्यू हो गया हमारा E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr, v स्क्वायर इज इक्वल टू, और r इज इक्वल टू, सॉरी ये v स्क्वायर नहीं, v की वैल्यू है ना, Vn इज इक्वल टू आया था ZE स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट NH, वो तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्म किए। सो वैल्यू पुट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी में ये कांस्टेंट फिर आएगा, n क्यूब यहाँ पर हो गया, n और z को देखें तो हम लोग देखें f फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाई n क्यूब। ठीक है, सो ये हो गया ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट यहां पर है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब जैसा कि हम लोग देखें कि कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है प्लस ZE, सो अगर इसके पास वेलोसिटी है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, और v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, v स्क्वायर की वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं
तो हमें मिलता है काइनेटिक एनर्जी Ze²/8πε0r। और इसके पास अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, क्योंकि दो चार्ज बॉडी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r हो गया। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी kq1q2/r² से आ जाता है। देखो यहाँ पे निकाला गया है। सो वो नेगेटिव साइन रहेगा, क्योंकि वो रेडियली इनवर्ड होता है, इसलिए रेडियस के डायरेक्शन के अपोजिट हम लोग ले लेते हैं। सो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जहां से हमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी जो हमें फाइंड आउट होता है वो आ जाता है -Ze²/8πε0r। अब ये r की भी वैल्यू अगर पुट करते हैं हम लोग यूजिंग वैल्यू ऑफ r का वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो हमारा टोटल एनर्जी जो आ जाएगा वो आ जाएगा me⁴/8h²/ε0² इंटू Z²/n। बट ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को सॉल्व करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है -13.6 Z²/n², जहां पे हम लोग देखते हैं कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। सो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए? सो एनर्जी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम क्या हो जाएगा? ये -13.6 इंटू जेड की वैल्यू भी 1, एन की वैल्यू भी 1, सो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट यहां पे बोला जा रहा है एनर्जी लेवल। अब देखो इलेक्ट्रॉन जब मेटल अपना एटम से बाहर निकलेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एनर्जी अपना एक ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, फिर और उससे हायर ऑर्बिट में जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन जब क्लोज जो ऑर्बिट होते हैं न्यूक्लियस का प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सो जो इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट पे गया, फिर और जंप करके उससे हायर ऑर्बिट पे गया, अगर उसके पास ऑर्बिट है तब, तो इससे क्या होगा? उसके एनर्जी लेवल चेंज होता है। ठीक है। सो पहले अगर इलेक्ट्रॉन नॉर्मली रिवॉल्व कर रहा है सिंपल न्यूक्लियस के अराउंड में, तो हम लोग बोलेंगे उस कि वो ना एनर्जी गेन कर रहा है ना एनर्जी लॉस कर रहा है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म बना करके अपना रिवॉल्व कर रहा है, तो बोलते हैं हम लोग कि ये ग्राउंड स्टेट पे है, इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट लेवल पे है एनर्जी के लेवल में। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कि द एनर्जी ऑफ एन एटम इज द लीस्ट लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जितना क्लोज रिवॉल्व करेगा एनर्जी लेवल उतना डाउन हो जाएगा। ठीक है। द वन फॉर विच n equals to 1 for n equals to 2 3 the absolute value of the energy is smaller, hence the energy is progressively larger in the outer orbit. The lowest state of the atom means energy जो होगा वो लार्जर ऑर्बिट मीन्स आप जितना ऑर्बिट क्लोज है उससे ज्यादा दूर गए, एनर्जी लेवल यहां पर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। थर्ड ऑर्बिट है ये, सेकेंड ऑर्बिट पे एनर्जी लेवल, तो हम लोग बोलेंगे एनर्जी एट थर्ड ऑर्बिट इज ग्रेटर देन एनर्जी एट सेकेंड ऑर्बिट और इज ग्रेटर देन एनर्जी एट फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है। सो द लोएस्ट स्टेट ऑफ द एटम कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। अब एटम का जो एनर्जी के लेवल पे एटम के पास जो सबसे लोएस्ट स्टेट होगा उसे हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। ठीक है। is that of the lowest energy with the electron revolving in the orbit of smallest radius, the Bohr radius a0, जो हम सबसे स्मॉल रेडियस को लेकर के चलते हैं। एनर्जी ऑफ दिस स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन। वो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जस्ट हम लोग जो डिस्कशन किए
ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी जीरो ऑफ हाइड्रोजन एटम corresponding टू इनफाइनाइट सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक पर्टिकुलर सेपरेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि टोटल एनर्जी जीरो है। ठीक। टोटल पॉजिटिव एनर्जी इंप्लाइज दैट द एटम इज आयनाइज्ड एंड इलेक्ट्रॉन इज इन अनबाउंड स्टेट मूविंग विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। अब क्या है कि न्यूक्लियस इसे बाउंड करके रखा हुआ है अपने पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। अब उतना एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन को देना होगा, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग उतना एनर्जी देते हैं तब इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। सो जितने देर उसे होल्ड करके रखा है तो उतने देर में हम लोग उसे आयनाइज्ड करते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इमिट कर गया एटम से तो ऑब्वियसली एटम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो उसके लिए जो हमें एनर्जी दिया जाए उसे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी के लिए फॉर्मूला लिखा गया है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से अगर कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पर है और वो nth ऑर्बिट पे आ रहा है तो इसके एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो ले लेते हैं, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में हम लोग कैलकुलेट किए। ठीक है। सो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए 13.6 हो गया, हीलियम आयंस के लिए 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे बात करें तो एक आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। सो जो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल दिया गया है दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू व्हिच अ फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट such that its kinetic energy becomes equal to ionization energy। so जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा और उसमें जो हम लोग उसे पोटेंशियल प्रोवाइड किए हैं पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू, तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होते हुए काइनेटिक एनर्जी कैरी करता है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सो पोटेंशियल क्या होता है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़े हैं, ई वर्ड वी आयनाइजेशन इज इक्वल टू एनर्जी बाई चार्ज। क्यों भाई? क्योंकि V इज इक्वल टू W बाई Q होता है। सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे E ऑफ nth ऑर्बिट बाई चार्ज ऑफ इच इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है। सो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए पोटेंशियल आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया 13.6 वोल्ट। excitation energy and excitation potential, the process of absorb of energy by an electron so that they rise to from a lower or energy level to some higher energy level। इलेक्ट्रॉन जब अपना एटम के लोअर एनर्जी लेवल वाले एटम इस क्लोज जो होते हैं न्यूक्लियस के क्लोज वाले जो एटम है वो जंप करके हायर एनर्जी लेवल सेकेंड ऑर्बिट पे सपोज चला गया तो हायर एनर्जी पे चला गया, बट वो एटम से बाहर नहीं गया है। तो अभी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करने के लिए इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी देंगे तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे आकर के इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाएगा। सो अब हम लोग इसे एनर्जी देंगे तो ये एटम से बाहर चला जाएगा। तो ऐसे जब फर्स्ट ऑर्बिट पे था उसे एक्साइट किया गया। सो एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल हम लोग बोलेंगे जिस एनर्जी को लेके वो अपना एनर्जी लेवल इंक्रीज करता है। ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? तो ग्राउंड स्टेट के बाद जो इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी गेन करके एनर्जी लेवल चेंज करेगा उसे हम लोग एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। सो अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट पे है कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, सो वो ग्राउंड स्टेट पे है, फर्स्ट से सेकेंड ऑर्बिट पे गया तो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे वो चला गया। फिर उससे वो सेकेंड से थर्ड में गया तो हम लोग बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे बॉडी चार्ज चला गया इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? सो एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल उसी के अकॉर्डिंग बोला जाता है। अब यहाँ पे ग्राफ है जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल ग्राफ। ठीक है। जिसमें देखो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे होगा
क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट पे है तब हम लोग देखते हैं कि टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट से मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करके सेकेंड ऑर्बिट में गया तो उसने एनर्जी गेन किया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कम होता है। फिर सेकेंड से थर्ड में गए, थर्ड से फोर्थ में गए, फोर्थ से फिफ्थ में गए, फिफ्थ से सिक्स, एनर्जी लेवल, आप नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाते जाओगे एनर्जी लेवल बढ़ते जाएगा। सो फर्स्ट से जब वो सेकेंड में गया ना, तो वही हो गया हमारा एक्साइटेड स्टेट। अब जब फाइनली जब इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाएगा विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ, सो अनबाउंडेड आयनाइज्ड एटम है ये, अनबाउंडेड मींस अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है। ठीक है, सो ये एनर्जी लेवल ग्राफ था। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोला गया हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम मीन्स जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा होगा फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट, बट जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा होगा मीन्स थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट या फोर्थ ऑर्बिट से वो जंप करते हुए आया फर्स्ट ऑर्बिट में, तो उसके बिहाफ पे हम लोग देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, जब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करके जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है, तो ये सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, फोटोन एनर्जी। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ फोटोन एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग बोला गया कि अगर ये रिलीज करेगा तो ये एनर्जी तो HF फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि hc/लैम्डा के बेस पे आएगा। अब लैम्डा यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कलर भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो वो स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है। सो हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम में हम लोग देखते हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे है, एनर्जी एट फर्स्ट ऑर्बिट, सो ये हो गया E1, और सेकेंड ऑर्बिट पे है E2, nth ऑर्बिट पे है En, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन जंप कब करेगा, एनर्जी कब रिलीज होगा, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जब जाएगा तो उसे एनर्जी गेन करना होगा। ठीक है, सो वो एनर्जी जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो जो एनर्जी रिलीज करेगा, तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप कहां से कर रहा है और किस ऑर्बिट में आकर के स्टे कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी किसी भी ऑर्बिट से आए, इट डजेंट मैटर, वो उसका इनिशियल एनर्जी पोजीशन होगा कि इनिशियली वो कौन से ऑर्बिट पे था, फाइनली वो किस ऑर्बिट पे आकर के रुका है। अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट पे आकर के रुकता है तो उसे हम लोग लाइमन सीरीज बोलते हैं, कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से आकर के डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्बिट पे आकर के रुक गया, उससे हम लोग लाइमन सीरीज में हम लोग काउंट करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ बाल्मर सीरीज, जिसमें बोला गया कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी ऑर्बिट से आके सेकेंड ऑर्बिट पे आकर के रुकता है तो उसे हम लोग बाल्मर सीरीज में काउंट करेंगे। और फिर थर्ड में आता है तो उसे पास्शियन सीरीज, फोर्थ में आएगा तो ब्रैकेट, और फिर फिफ्थ में आता है तो पी फंड बोलते हैं। ठीक है, फिफ्थ एंड फाइनल, फाइनल जो हमारा ऑर्बिट होगा वो फिफ्थ पे आकर के अगर रुक गया, फिफ्थ से अबव किसी भी ऑर्बिट में था, तो उसे हम लोग बोलेंगे पी फंड सीरीज। ठीक है, तो इस तरह से सीरीज को डिवाइड किया गया, जिसमें बोला गया है कि एनर्जी के बीच में डिफरेंस क्या है। सो इनिशियल एनर्जी
एनर्जी एट इनिशियल nth ऑर्बिट के लिए, जो यहाँ पे बोला जा रहा। एनर्जी के लिए फॉर्मूला तो हम लोग देख ही रहे हैं कि इस कांस्टेंट को अगर हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, कुछ कांस्टेंट के, इसे हम लोग क्या मान लें, एक कांस्टेंट के मान लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि ये के जेड स्क्वायर बाई एन इनिशियल स्क्वायर, और यही फाइनल हो जाता एनर्जी एट फाइनल एन फाइनल, सो के जेड स्क्वायर बाई एन फाइनल स्क्वायर। डिफरेंस जो फोटोन एनर्जी जाएगा वो तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिड्यूस हुआ, सो फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी चेंज इन एनर्जी जो होगा वो एन फाइनल माइनस nth ऑर्बिट ऑफ इनिशियल। ठीक है, सो जब डिफरेंस करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि हमारा एनर्जी का जो फॉर्मूला आया, कांस्टेंट कॉमन ले लिए तो 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर आ जाता है, जहां पर h न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी, h अगर इधर आ गया तो h क्यूब हो जाएगा, ये h क्यूब। सो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल कांस्टेंट 1/n स्क्वायर ऑफ फाइनल माइनस 1/n स्क्वायर इनिशियल। ठीक है, जिसके बिहाफ में हम लोग बोलते हैं कि दोनों इक्वेशन को अगर हम कंसीडर करें कि अगर ये बाल्मर सीरीज पे है, मींस हमारा फाइनल जो होगा वो 2 होगा। अगर किसी ने कहा कि बाल्मर सीरीज है, बाल्मर सीरीज, इस बेसिस पे एन फाइनल हमारा एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से आए वो 2 पे आगे रुकेगा, और वो जो कांस्टेंट है उसे रैगबर्ग कांस्टेंट बोलेंगे, R इंटू सी हो गया, और 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, ये हो गया 1/λ इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि फोटोन एनर्जी को हम लोग c/λ बोल सकते हैं। यहां पर ये जो रिलेशन आया हुआ है h न्यू, इसको hc/λ अगर बोले इज इक्वल टू, हाँ ये इक्वेशन 2 जो आया यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये h न्यू इज इक्वल टू c/λ इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट में h इधर आएगा तो क्यूब हो जाएगा, me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू h क्यूब, तब ये होगा हमारा 1/n फाइनल माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, जहां पे c इधर आ गया डिवाइड हो जाएगा, सो 1/λ इज इक्वल टू आर सी इंटू, अब ये कांस्टेंट की वैल्यू c को इधर लाए, c से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो फिर ऊपर c आ जाएगा, ये रैडबर्ग कांस्टेंट हो जाता है, जहां पर ये फॉर्मूला फाइनली बनता है हमारा क्या, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू c इज स्पीड ऑफ लाइट, r इज रैडबर्ग कांस्टेंट, 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। बाल्मर सीरीज है, सो 1/λ, और इसे हम लोग वेव नंबर भी बोलते हैं, वेव नंबर, वेयर लैम्डा इज वेव लेंथ। बाल्मर सीरीज के लिए 2 स्क्वायर माइनस 1 इनिशियल स्क्वायर, मीन्स आप इनिशियली कहीं भी थे, फाइनली आप 2 पर ही आए। ठीक है,
चलिए, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1.03 इंटू 10⁷ पर मीटर। सो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियाई पे। ठीक है, हम लोग एटम के बारे में जाने, स्ट्रक्चर के बारे में जाने, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़े। अब हम लोग देखते हैं जो रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस जो है एटम के सेंटर, है ना। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी होता है। सो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग बोला गया कि न्यूट्रॉन जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सॉरी सबसे स्मॉलेस्ट साइज में एज कंपेयर टू एटम। ठीक है, जो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, हम लोग अभी डिस्कस किए। एंड मोस्ट ऑफ द मासेस ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम। मींस बोला गया कि पूरा एटम का मास जो है वो न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, बाकी फ्री स्पेस है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि सन के अराउंड में सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो मास ऑफ द सन और मास ऑफ द प्लैनेट हम लोग ले ले अर्थ का, सैटर्न का, मार्स का, तो ये सब एज कंपेयर टू सन बहुत स्मॉल हो जाते हैं। ठीक है, सो सेम वैसे ही यहां पे बोला जा रहा है कि न्यूक्लियस का जो मास होगा वो टोटल कंसंट्रेटेड होगा एटम का। ठीक है, सो इसमें अब हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत सारे थीसिस दिया गया। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस में बोला गया कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दोनों इक्वल है, ये तो बोला गया। बट एक चीज और बोला गया कि ये जो हमारा एटम है, जो न्यूक्लियस है, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर जितने पॉजिटिव है, दोनों चार्ज इक्वल है, बट कुछ अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आउटसाइड में है, कुछ अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आउटसाइड में होंगे और कुछ अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस है, ऐसा बोला गया। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के केस में। ठीक, अब यहां पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, सम इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एंड सम इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। बट आगे चल के ऐसा नहीं हुआ। It was considered that proton and electron were constituent particles of nucleus. This consideration was based on two facts: emission of beta particles। देखो, constituent particles जो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जो हमारा है, ये जब न्यूक्लियस से प्रोटॉन बाहर जाएगा, न्यूट्रॉन बाहर जाएगा, या एटम से हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, तो ये सब इमिट जब करते हैं तो साथ में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी भी रिलीज करते हैं वो, और कुछ कुछ पार्टिकल्स को लेकर के ये डिवाइड हो जाते हैं। तो बोला गया है कि जब ये डिवाइड होगा तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रेस फॉर्म करते हैं, जैसे बीटा पार्टिकल्स, डिफरेंट पार्टिकल्स एक बना दिए। ठीक है, सो जिसमें बीटा पार्टिकल्स निकल रहा होगा, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑफ एन एटम, क्योंकि न्यूक्लियस ओवरऑल हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल ले ले तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर हो, बट ऐसा आगे नहीं हुआ। बोला गया कि जब हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस में आए, जब न्यूट्रॉन की खोज हुई, सो वाज पुट फॉरवर्ड बाय हेजनबर्ग। According to this hypothesis, nucleus of mass number A and atomic number Z contain Z protons and A minus Z neutrons। अब यहां पर आया कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर
न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर आपको न्यूक्लियस का मास निकालना है, जिसे हम लोग मास नंबर हम लोग बोलते हैं टर्म, मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। सो इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, जेड माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक एटॉमिक नंबर के इक्वल, दैट इज ए। ओके, सो हम लोग बोलते हैं, इसीलिए बोला गया है, सॉरी यहां पर मास नंबर को हम लोग जेड से नहीं ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और एटॉमिक नंबर को जेड से। ये हो गया ए और ये हो गया जेड। तो यहां पर ये हो जाएगा, जेड हमारा कन्वर्ट हो गया ए में। सो ए माइनस जेड हो जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट निकाला गया कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, न्यूक्लियस कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज रखता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखता है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता। नेगेटिव चार्ज जो होंगे इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहेंगे अपने एक ऑर्बिट पे, ठीक है। अब देखो, so on the basis of number of electron, proton और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, प्रोटॉन के बेसिस पे और न्यूट्रॉन के बेसिस पे हम लोग कुछ टर्म्स निकाले कि हम लोग सिमिलैरिटी देखते हैं कुछ कुछ, जिसमें आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स करके बोला गया है। देखो यहाँ पे मास नंबर को ए से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा जेड के इक्वल होता है, मीन्स मास नंबर एटॉमिक नंबर के इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होगा वो एटॉमिक मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, ए माइनस जेड हो जाएगा। या फिर आप मास नंबर से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर सकते हो, क्योंकि जेड इक्वल टू नंबर ऑफ मीन्स एटॉमिक एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, इसलिए। सो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, जब कोई सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हम लोग लेते हैं, तो हम लोग देखें कि कुछ एटम ऐसे हुए जिसमें प्रोटॉन तो सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन भी सेम हो जाता है, बट न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं 1H1, 1H2, 1H3, मीन्स हाइड्रोजन है जिसके एटॉमिक नंबर 1 है, और मास नंबर, एटॉमिक मास जिसे हम लोग बोलते हैं वो 1, 2 और 3। मीन्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो हमारे पास एक सिंगल प्रोटॉन था और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्व कर रहा। सेकेंड केस में बोला गया कि ये 1H1, ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोजन के केस। सेकेंड में बोला गया कि आपके पास एक प्रोटॉन तो है, प्लस साथ में एक न्यूट्रॉन भी आ गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन तो एक सिंगल है, ये न्यूट्रॉन हो गया।
एक यहां पर हो गया इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया, यहां पर दो अलग अलग न्यूट्रॉन आ गए आके अटैच्ड, इस तरह से फॉर्म करता हुआ दिखा। सो हम लोग बोले कि इसको 2 और 1H3 ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हम लोग बोलते हैं। तो ये हुआ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां पर इंक्रीज होता। तो ऐसा हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन में ही नहीं, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में भी देखा गया, जिसमें एक एग्जांपल में यहाँ पे कार्बन में देखा गया कि C612 देख रहे हो, C614, इसका मतलब दो न्यूट्रॉन यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है, न्यूट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 6 ही है। ठीक है, सो ये हुआ आइसोटोप्स विच हैव, जब जब न्यूट्रॉन जब डिफरेंट हुआ तो एटॉमिक मास नंबर जो हमारा है, मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके आ रहा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन में वेरिएशन होगा तो मास नंबर में वेरिएशन होगा। सो इसीलिए बोला गया कि अगर सेम एलिमेंट का एटम लेते हैं और उसके मास नंबर में डिफरेंस आ जाए और एटॉमिक नंबर सेम है, सो उसे हम लोग बोलेंगे दे आर आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, उस एलिमेंट का आइसोटोप्स बोलेंगे। आइसोबार में जब हम लोग देखते हैं कि जब हमारा डिफरेंट डिफरेंट हम लोग एलिमेंट लिए जिसमें एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होगा बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो होगा वो सेम होगा, एडिशन सेम होना चाहिए, नॉट न्यूट्रॉन और इक्वल। न्यूट्रॉन इक्वल हो भी सकता है और न्यूट्रॉन इक्वल नहीं भी हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब आपने एटॉमिक नंबर जेड को ही आपने डिफरेंट कर दिया, जेड ही हमारा डिफरेंट हो गया, मींस एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन वो भी डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके अकॉर्डिंग न्यूट्रॉन भी डिफरेंट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ये डिफरेंस है इसलिए। बट दोनों का सम हमेशा इक्वल आना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1s3 एंड 2s3, इसमें क्या है देखो, He होगा, हीलियम होगा यहाँ पे, जैसे सोडियम और नियोन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया जेड हमारा 11, यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो गया 10। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर 22 और 22, इसका मतलब कि मास नंबर हमारा सेम है। सो वैसा एलिमेंट्स जब दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर सेम हो, मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम इक्वल आ जाए, तो उसे हम लोग आइसोबार्स के कैटेगरी में रखते हैं, आइसोबार्स बोलेंगे। ठीक है, आइसोटोन्स में हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पे नहीं फोकस करके डायरेक्ट हम लोग न्यूट्रॉन पे फोकस करते हैं कि व्हेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर इक्वल देन दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ठीक है, यहां पर एग्जांपल में लिया गया है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, बट दोनों का डिफरेंस क्या बोला गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। सो मास नंबर आपका 16, एटॉमिक नंबर 8, क्या आ गया डिफरेंस, यहाँ पे 8 आ गया। यहां पर मास नंबर 6, एट, ये हो गया C617, नहीं हो करके कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। कार्बन नहीं होगा,
अच्छा चलो हम लोग इसे नहीं लेकर के यहाँ देखो क्लोरीन वाले में देखते हैं। तो इसमें अगर हम लोग दोनों का डिफरेंस निकाले 37 माइनस 17 और 39 माइनस 19, दोनों में डिफरेंस कितना आएगा? 10 का डिफरेंस है, मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 10 है। सो जब दोनों इक्वल हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों जो है हमारा कैटेगरी में, कौन से कैटेगरी में आ गया? आइसोटोन्स के कैटेगरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब न्यूक्लियर साइज। अब हम लोग एटम के बारे में जाने तो उसके न्यूक्लियर साइज के बारे में जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियस पार्ट में हमारा न्यूक्लियस की जो साइज होगी। सो बोला गया है कि जो एटम की जो न्यूक्लियस होती है उसकी जो वॉल्यूम है, जिसे हम लोग स्फेरिकल है तो 4/3 पाई r³ बोलेंगे। तो ये जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक मास का। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यहां पर जो हम लोग देखें क्या बोला गया, जो मास नंबर है, मास नंबर, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने से जो आ रहा है, प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे जितना यहां पर आपका मास नंबर होगा उतना ज्यादा इसमें यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिसके चलते वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। इसलिए बोला गया कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर कर दिया जाए, यानी कि 4/3 पाई r³ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया गया मास नंबर के अकॉर्डिंग। सो यहां पर हम लोग देखें कि जो r है 4/3 पाई कांस्टेंट हो गया, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴ क्यूब रूट वहां चला जाएगा, क्यूब है तो रेडियस क्यूब से। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो यहाँ पर एक रिलेशन है r0 a⁻⁴ जहां पे r0 एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि टू मेजर द मेजरमेंट सो दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास नंबर। If r is the radius of the nucleus assumed to be spherical, then its volume is 4/3 pi r cube directly proportional to mass number, and r equals to r0, r equals to r0 a⁻⁴ where r0 is constant, whose value is found to be r0 की वैल्यू है यहाँ पे कितना 1.2 into 10⁻⁻15 मीटर। ओके, सो ये था आपका न्यूक्लियस साइज। नेक्स्ट यहां बोला गया है न्यूक्लियर डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास किसका, हम लोग किसका डेंसिटी निकाल रहे हैं? न्यूक्लियर का। तो हमें क्या करना होगा? न्यूक्लियस का मास और न्यूक्लियस की वॉल्यूम पे। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि न्यूक्लियस का मास आप कैसे लोगे। सो हम लोग देखें कि एक सिंगल एलिमेंट का बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स बनता है। जैसे कि हाइड्रोजन का हम लोगों ने ड्यूटेरियम बनाया था 1s2 1s3 1h1 करके। तो डिफरेंट डिफरेंट जब आइसोटोप्स फॉर्म किया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ गए। पहले एक भी नहीं थे न्यूट्रॉन, अब 2 न्यूट्रॉन आ गया, फिर 3 न्यूट्रॉन आ गए। सो इस तरह से क्या हुआ कि मासेस में वेरिएशन होने लगा, बट इतने स्मॉल है कि बहुत छोटा डिफरेंस है। तो हम लोग क्या किए, सारे मासेस का एवरेज निकाले। तो बोला गया कि m इज एवरेज मास of nucleon and A is mass number of the element, then mass of nucleus is equals to ma। total number of न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा मास नंबर निकलता है। तो उसको फिर हम लोग एवरेज मास से मल्टीप्लाई करते थे न्यूक्लियन का, तब हमारा टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस निकल जाता है, न्यूक्लियस का टोटल मास। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियस दो वर्ड यहां पर है। ठीक है,
सो हम लोग बोलते हैं कि एटम का जो कोर पार्ट होता है ना, कोर पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन। और उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो उसके अंदर होते हैं, पार्टिकल्स, सॉरी, इसे हम लोग कोर को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस, और उसमें जो पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, सो जितने न्यूक्लियॉन्स होंगे उसे हम लोग यहाँ पर मास ऑफ न्यूक्लियस में हम लोग दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। तब यहाँ पर ये मास ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है m इंटू ए हो गया हमारा मास नंबर। ठीक है, सो वॉल्यूम स्फेरिकल शेप में है, इसीलिए हम लोग इसका वॉल्यूम कितना बोलेंगे, 4/3 पाई r³ इंटू ए। r³ में r की वैल्यू क्या थी, r0 a⁻1/3, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पुट किए। यहां से हमारा डेंसिटी आ गया 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। अब देखा गया कि क्या ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के न्यूक्लियर की हम लोग डेंसिटी निकाले तो क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे बोला गया है कि दोनों सेम होता है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज सेम फॉर ऑल एलिमेंट, सारे एलिमेंट के लिए सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे बोला जा रहा है एटॉमिक मास। एटम का मास क्या होगा, सो यहां पर बोला जाता है कि कंप्लीट एटम का जब हम लोग मास का बात करेंगे तो ये एवरेज हो जाएगा ऑफ ऑल आइसोटॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट in which the masses of each isotopes is multiplied by abundance of that particle isotopes, जो हम लोग लास्ट बात कर रहे थे। बट यहाँ पे एक और बात बोला जाता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, जब हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं एटॉमिक मास को एटॉमिक मास यूनिट में, एक एटॉमिक मास यूनिट बनाया गया जिसमें बोला गया है कि कार्बन के एक आइसोटॉप्स के 12th मींस आवोगाद्रो नंबर जो होता है हमारा Na, which is equals to 6.023 into 10 to the power 23, इंक्लूडिंग ये नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स देते हैं। सो बोला गया है कि 1 आवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन C612 कार्बन। ठीक है, अब इसके जो वेट है मास के अकॉर्डिंग Na, सो 1 एटम का कितना हो गया, 1 एटम के लिए मास कितना हो गया, मास ऑफ 1 अवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम्स के लिए। सो 1 एटम के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 बाई अवोगाद्रो नंबर कितना ग्राम। सो 1 एटॉमिक मास में बोला गया है कि इट इज द मास टू 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन आइसोटॉप्स 12। सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1/12 करेंगे, जो टोटल मास था कार्बन 12 का, यहाँ पर 1 एटम का जो मास हम लोग कैलकुलेट किए 12 बाई अवोगाद्रो नंबर, ये 1 एटम का है, जिसका 12th पार्ट करेंगे तब हमें एटॉमिक मास यूनिट फॉर्म मिलेगा। तो ये 1/12 से मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यू आ जाता है हमारा 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ओके, नेक्स्ट यहां पर है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक तरह का यूनिट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक यूनिट होता है जिसमें आप किसी एक इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप 1 वोल्ट पोटेंशियल देते हो, 1 वोल्ट पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन गेन करके जब ये एक्सेलरेट होगा 1 वोल्ट पोटेंशियल से, और उसके एक्सेलरेट होने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके अंदर रिक्वायरमेंट होगा, दैट एनर्जी इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके,
जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट। ठीक है, सो इसे अब ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना हो गया, और कूलम वोल्ट को जूल में भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, 10⁻⁻19 जूल हो गया। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिए, सो 1.6 इंटू 10⁻13 जूल हो गया। रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम लोग बात करें तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, नेक्स्ट बोला गया है मास एनर्जी रिलेशन। सो आइंस्टाइन ने दिया हमारा एक रिलेशन कि एनर्जी और मास के बीच में रिलेशन हो जाएगा E इक्वल्स टू mc²। इसे बोला गया है कि according to this law the sum of the mass energy of a system of particle is the same before and after an interaction। so mass energy का जो रिलेशन है वो हमारा E इक्वल्स टू mc²। यहां पर बोला गया है कि द रेस्ट मास ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज m0। देखो रेस्ट मास है कि यहां पर यूज हो रहा है, ठीक है, और एक इफेक्टिव मास यहां पे हम लोग बोलते हैं ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। रेस्ट मास क्या हुआ कि सारे के सारे न्यूक्लियस जो हमारा है, वो न्यूक्लियस हमारा या एटम की बात करें तो वो आपका मूव तो कर रहा, एक्टिव है, मोशन में है, बट किसी भी ऐसे पॉइंट के रेफरेंस में, किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में बोला जा रहा है ओरिजिन, इसको अगर हम लोग मान लें तो इसके रेफरेंस में अगर ये अगर रेस्ट पे है, सो जब ये रेस्ट पे आएगा एट रेस्ट कंडीशन, तब इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उसके न्यूक्लियस में जो मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रेस्ट मास। ठीक है, जिसे m0 से हम लोग बात कर रहे हैं। ये हो गया इफेक्टिव मास ऑफ मूविंग पार्टिकल्स, मींस इसको हम लोग रेस्ट कंडीशन में नहीं ले रहे हैं, जब ये मूव कर रहा होता है तब इसका मास क्या होगा, सो उसको हम लोग इफेक्टिव मास बोलते हैं। ठीक है, सो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मास लिया गया है वो मूविंग मास के लिए, इफेक्टिव मास के लिए लिया गया है। लेकिन वही चीज अगर हम लोग बात करें कि रेस्ट मास के टर्म्स में एनर्जी क्या हो जाएगा, तो m0c² हो जाएगा, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट, c is speed of light। ठीक है, अब यहां पर इफ काइनेटिक एनर्जी, यहां ये काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज t। अब बॉडी पार्टिकल्स मूव कर रहा है तो अपना काइनेटिक एनर्जी भी साथ में कैरी कर रहा होगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी मीन्स जो एनर्जी एमिट करता है जब इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोग बोलते हैं कि अपने साथ वो फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी भी रिलीज करता है। तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर हम लोग ले तो हमारा एनर्जी जो होगा E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इफेक्ट रेस्ट मास का स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी को T यहाँ पे कंसीडर करते हैं। सो T इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा m c², जहां पे ये जो डेल्टा m है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट। ओके, सो यहां पर अब मास डिफेक्ट क्या होता है, सो मास डिफेक्ट बोला गया डिफरेंट बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ अ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द रेस्ट मासेस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस, रेस्ट मास ऑफ अ न्यूक्लियस एंड रेस्ट मासेस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हो रही है, यहाँ पर न्यूक्लियर और न्यूक्लियस और न्यूक्लियॉन्स की बात हो रही है। तो देखो क्या होता है, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा हमारा कोर ऑफ द एटम, किसी एटम का सबसे कोर पार्ट वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे, और इसके अंदर जो छोटे छोटे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, उसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। ठीक है, सो दोनों का मास हम लोग कंसीडर करते हैं। सो यहाँ पर मास डिफेक्ट बोला गया है। अब न्यूक्लियस का मास जब हम लोग कंसीडर करने जाएंगे तो उसमें क्या बोला गया है, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं कितने, जितना एटॉमिक नंबर होगा Z,
न्यूट्रॉन ए माइनस जेड। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, एक सिंगल न्यूट्रॉन का मास ऑफ प्रोटॉन लिए, तो उसे हम लोग जेड से मल्टीप्लाई किए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और न्यूट्रॉन जितने मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन एम एन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस कैपिटल एम, यहाँ पे ये जो कैपिटल एम है ना, ये इफेक्टिव मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। ठीक है, जिसका यहाँ पर बोला गया है, इसकी वैल्यू हो जाती है m इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस एक्स जेड। सो मास डिफेक्ट हो गया हमारा फॉर्मूला डेल्टा एम, और पैकिंग फ्रैक्शन एक और आपका अब यहाँ पर टर्म्स आता है कि न्यूक्लियन का पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, मीन्स उसमें जो न्यूक्लियस, जो इसमें बोला गया है कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस इज इट्स मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है, मीन्स इसमें जो मास डिफेक्ट आप निकाल रहे हो पर न्यूक्लियन, एक सिंगल न्यूक्लियन के लिए मास डिफेक्ट की इंपैक्ट क्या पड़ रही है, उसे हम लोग बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियंस। सो इट इज डेल्टा एम बाई ए, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियंस, और डेल्टा एम आपका हो गया यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो आपका डेल्टा एम जेड mass of proton plus a minus z into mass of neutron minus capital M, sorry, by a मास नंबर। ठीक है, बोला गया है कि इंडिकेट्स अ टेंडेंसी टुवर्ड्स इनस्टेबिलिटी एंड अ नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन इंडिकेट्स स्टेबिलिटी। क्या बोला गया, जब पॉजिटिव पैकिंग फ्रैक्शन हमारा आएगा वैल्यू, तो बोला जाएगा कि एटम टुवर्ड किसके तरफ टेंडेंसी दिखा रहा है, तो इनस्टेबिलिटी के तरफ, और जब ये नेगेटिव साइन आएगा हमारा पैकिंग फ्रैक्शन, तो बोला गया है कि ये स्टेबिलिटी की तरफ इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। देखो क्या लिखा गया है इसके बारे में, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड टू सेपरेट देम टू सच लार्ज डिस्टेंस दैट दे मे नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर। देखो हम लोग एटम्स में पढ़े कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ से प्रोटॉन्स अट्रैक्ट करके रखते हैं न्यूक्लियस के अंदर, सो इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए उसके फील्ड से बाहर जाना होगा, मीन्स प्रोटॉन उसे अट्रैक्ट ना कर पाए, इतना रेंज से उसे डिस्टेंस पे लाना होता है। अब हुआ कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर, उन दोनों को भी यहाँ पर हम लोग जब ब्रेक करते हैं, कोई न्यूक्लियस जब ब्रेक होगा और उसमें से जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जब सेपरेट होंगे एक दूसरे से, बहुत सारे प्रोटॉन्स भी एक दूसरे से जब सेपरेट होंगे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो उतना पार्टिकल्स को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगा उसको हम लोग बोला गया न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। जितनी एनर्जी से वो बाइंडेड है आपस में एक दूसरे से, तो उसे हम लोगों ने अगर एनर्जी देके ब्रेक किया तो हम लोग बोले कि वही उसकी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। सो जहां पे बोला गया है कि यहाँ पे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग E इक्वल्स टू mc स्क्वायर रिलेशन में हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे मास डिफेक्ट हम लोग लेंगे डेल्टा mc स्क्वायर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ओके, डेल्टा एम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है बाइंडिंग एनर्जी, वो तो था हमारा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, बट यहाँ पर है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, मीन्स एक सिंगल न्यूक्लियॉन्स के लिए कितनी हो जाएगी, तो बस उसे हम लोग मास नंबर से डिवाइड कर देंगे, जैसे कि हम लोग इससे पहले किए थे यहां पर मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन किए थे, सॉरी मींस पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन के लिए, तो फिर हम लोग उसे मास डिफेक्ट को मास नंबर से डिवाइड
सेम यहां पर हम लोग देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए भी हमें एटॉमिक मास नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे बोला जा रहा है, नेक्स्ट बोला गया है इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। देखिए जब हम लोग बाइंडिंग एनर्जी का हम लोग जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं एटम्स के न्यूक्लियाई के मास नंबर के रिस्पेक्ट में, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट में उसके बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग सम एलिमेंट में हाइड्रोजन के लिए लेते हैं तो सडनली बहुत हाई हो जाता है और फिर अपना मैक्सिमम वैल्यू से फिर वो डिक्रीज कर जाता है। तो वही यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि फर्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है द कर्व शोज बाइंडिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इंक्रीजेस एट एन मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेस। अब यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन तक हम लोग लेते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स तक भी लेते हैं, तो फर्स्ट इंक्रीज कर। नेक्स्ट बोला गया पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर मोस्ट न्यूक्लियर इंडिकेट्स दैट ऑल द न्यूक्लियस आर स्टेबल। मींस आपका न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी अगर आपका पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है मतलब हम लोग बोलेंगे कि न्यूक्लियर स्टेबल कंडीशन में। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई। लाइट न्यूक्लियाई मींस जिसके मासेस कम होंगे, तो उसमें बोला गया है कि बाइंडिंग एनर्जी भी उसकी बहुत कम होगी, स्मॉल हो जाए। द मैक्सिमम अकर फॉर helium, hydrogen, oxygen indicating the higher stability of this nuclei। यहां पर आप ग्राफ में देखोगे कि मैक्सिमम यहाँ सल्फर पे जा रहा है, ऑक्सीजन है 16, 18, सल्फर 32, जिसमें मैक्सिमम शो करता है, इंडिकेट द हायर स्टेबिलिटी, जिसमें दिख रहा है कि एटम्स, ऑक्सीजन के एटम्स बहुत ज्यादा स्टेबल कंडीशन में। ठीक है, the neighbor wants the minima corresponding to low stability, जैसे यहां पर आए हाइड्रोजन में देख रहे हैं तो स्टेबिलिटी बहुत कम है, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन उस 14 में भी हम लोग देखेंगे एज कंपेयर टू 16, तो 14 में स्टेबिलिटी कम हो जाता है 16 के कंपेयर में, यहां देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है यहां पर द बाइंडिंग एनर्जी कर्व कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए भी हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व का यूज करते हैं। ठीक है, ये भी उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट यहां पे बोला गया है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। हम लोग तो ये जाने कि हाँ न्यूक्लियस एक बाइंडिंग एनर्जी कैरी करता है। अब उसे हम लोग जब न्यूक्लियस ब्रेक होगा तो उस जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है उसे ब्रेक करने में उसे बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। सो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन में बोला गया है कि जब कोई एक हैवी मास न्यूक्लियस जो होगा वो ब्रेक होके टू और मोर देन टू स्मॉल मासेस ऑफ न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस फिजन हुआ। और जब दो और टू और मोर देन टू मीन्स दो से ज्यादा अगर स्मॉल न्यूक्लियस एटम्स पार्टिकल्स आकर के फ्यूज करते हैं एक दूसरे में, सब आके अटैच होके एक सिंगल हैवी मास बनाते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहां पे बोला गया बाइंडिंग एनर्जी होगा यहां per nucleon is smaller for heavier nuclei than the middle one. Heavier nuclei are less stable. Greater binding energy of the product nuclei result in the liberation of energy. So binding energy क्या होगा per nucleon heavier nuclei के लिए कम होगा और light nuclei के लिए ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन में तो बाइंडिंग पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर लाइटर न्यूक्लियर। स्मॉल लाइटर न्यूक्लियस मिलकर के एक हैवी न्यूक्लियाई बनाएंगे, तो द हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द लेटर रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी, जहां पे फाइनली हायर एनर्जी वाले आपका बोला गया है हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द लेटर
हैवियर न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं जब कोई दो स्मॉल लाइटर न्यूक्लियाई को हम लोग कंबाइन करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये होता है आपका चैप्टर न्यूक्लियाई से एटम्स एंड न्यूक्लियाई। और आई होप कि आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो रिगार्डिंग एटम्स एंड न्यूक्लियाई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ऑल द बेस्ट।